अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वो ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें और कंफर्म करें कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। ये ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि बाज़ औक़ात जिन लोगों ने अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट नहीं करवाई या अभी तक उन लोगों की रिटर्न सबमिट नहीं है तो इनका स्टेटस अभी इनएक्टिव हो गया होगा। तो इसलिए आप लोगों को एक दफ़ा अपना स्टेटस कंफर्म करने की ज़रूरत है। पहले तो आप अपना स्टेटस चेक करें कि वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। जो अभी लिस्ट अपडेट हुई है वो 2023 की बेस पर हुई है। ठीक है। अगर आपने ड्यू डेट से पहले मतलब 23 अक्टूबर 2023 से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी थी तो अभी आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपने ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है मतलब 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है तो फिर आपका स्टेटस अभी इनएक्टिव हो गया होगा। तो आप लोग इसलिए सबसे पहले ये चेक लाजमी करें कि आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव है या नहीं है। अब सबसे पहले हम जाकर एटीएल स्टेटस चेक करते हैं। एटीएल स्टेटस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट पर आना है। एफबीआर की वेबसाइट पर आने के लिए आप सिंपल गूगल पर लिखें एफबीआर। ठीक है। एफबीआर लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एफबीआर की वेबसाइट आपके पास जो है वो ओपन हो गई। इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आपके पास 4 कॉलम आएंगे कलर्ड में ज़रा, और ये पिंक कलर का जो आपके पास कॉलम आ रहा है इसमें आप यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर आपने क्लिक कर देना है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर आकर आप अपना स्टेटस जो है वो एक्टिव ना कि इनकम टैक्स का बल्कि सेल टैक्स का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका कंसर्न अभी इनकम टैक्स के साथ है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये आपके पास पहला ऑप्शन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जिस वक्त जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है और ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पर ग्रीन भी हो रही है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। यहाँ पर आपने क्या करना है, पैरामीटर टाइप में CNIC सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप किसी प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म या किसी फर्म का स्टेटस चेक कर रहे हैं या किसी प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आप उसका फिर NTN के साथ चेक करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है या इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन हैं, फ्रीलांसर हैं, इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो फिर आप अपना CNIC के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो आप NTN के साथ उसको सर्च करेंगे। ठीक है। तो अभी हम CNIC के साथ चलेंगे और यहाँ पर मैंने अपना फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में CNIC लिख दिया। और फिर यहाँ पर डेट में आपने आज की डेट यानी कि आज मैं 2 मार्च को वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप इसको कोई भी डेट दे सकते हैं। आपने डिफरेंट डेट्स पर अपना स्टेटस चेक करना है और उसमें फ़र्क देख लेना है। मे भी क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनका 29 फरवरी को स्टेटस एक्टिव होगा लेकिन 1 मार्च को इनएक्टिव हो गया होगा। ठीक है। तो वो अपना 29 का और 1 का डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर 29 फरवरी को वो एक्टिव होंगे और 1 मार्च को उनका स्टेटस इनएक्टिव हो गया होगा। उसकी वजह ये है कि लिस्ट अपडेट हो चुकी है और लिस्ट जो है वो 2023 की बेस पर है, जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम 2 मार्च को अपना स्टेटस अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कैप्चा कोड इंटर कर देता हूँ FAQT। ठीक है। ये कैप्चा कोड आपने इंटर करना है इस तरह सेम ये वाले, और फिर इसको वेरीफाई कर देना है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये मेरा स्टेटस जो है वो यहाँ पर एक्टिव है। तो इस तरह आपने अपना स्टेटस भी यहाँ से वेरीफाई करना है कि आपका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। आप किसी भी डेट पर अपना स्टेटस जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइम पर 1 मार्च के बाद अगर आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है तो आप उसको दोबारा एक्टिव करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और भी है कि जब भी आपने स्टेटस चेक करना है तो हमेशा आपने एक एक्सेल शीट में भी अपना नाम वेरीफाई करना होता है। वो इसलिए
कि जिन लोगों के बैंक्स के साथ ताल्लुकात हैं, मतलब बैंक में उनके फंड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, या कहीं पे उन्होंने बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो इनका स्टेटस लाजमी एक्सेल शीट में भी आना चाहिए, जो कि एफबीआर हर मंडे को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि 1 मार्च को लिस्ट अपडेट हुई है, तो उन्होंने एक नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो उसमें भी आपने ज़रूर वेरीफाई करना है कि उस एक्सेल शीट में आपका नाम है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक्सेल शीट आपने कैसे डाउनलोड करनी है। ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स एंड एजे के डाउनलोड फाइल, ये डाउनलोड फाइल का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपकी एक्सेल शीट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वक्त को बचाने के लिए ये शीट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड की हुई है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप अपना स्टेटस जो है वो इसमें अपना नाम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़रा ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, और तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और दोबारा स्टेटस कैसे एक्टिव होगा मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो कहीं पर भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये लिस्ट जनाब हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं जो है ये सब क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, एनेबल एडिटिंग मैंने कर दिया यहाँ ऊपर से। अभी ये लिस्ट दोबारा ओपन होगी, तो इसको ज़रा ओपन होने देते हैं। तो जनाब ये लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल F का फंक्शन यूज़ करना है। कंट्रोल F करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। आपने इसमें अपना CNIC जो है वो लिख देना है। मैं अपना यहाँ पे CNIC लिख देता हूँ, और इसको आपने क्या करना है, पूरी वर्कशीट के अंदर फाइंड करना है। यहाँ से विद इन शीट नहीं, पूरी वर्कबुक के अंदर, मतलब ये जो सारी शीट्स आपको नज़र आ रही हैं नीचे, इन सब में सर्च करना है, क्योंकि आपका किसी और शीट में भी हो सकता है नाम। तो आपने पूरी वर्कबुक में इसको तलाश करना है। फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, और ये जनाब ये देखिएगा यहाँ पे ये सर्च में मेरा इस शीट में नाम जो है वो अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो मैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हूँ, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव है, या फिर आप जो है वो उस एक्सेल शीट में आपका नाम नहीं आ रहा, तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप सबसे पहले वेरीफाई करें कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न को देखने के लिए कि सबमिट है या नहीं, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एफबीआर की वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पे देखें ये इनकम टैक्स का ये जो आईआरएस का लोगो है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आईआरएस जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा लॉगिन हुआ था, यहाँ पर आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। आपने इसको जो है यहाँ पर अपना CNIC और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क में आएंगे। कंप्लीटेड टास्क में आकर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन में देखना है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर आ रही है या नहीं। यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क में क्योंकि मेरी डिक्लेरेशन आ रही है, तो इसका मतलब मेरी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड है। ठीक है, तो इसलिए मेरा स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न आ रही होगी, लेकिन उनका फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न जो स्टेटस है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, उसमें नाम नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह ये होगी कि उन्होंने 30 अक्टूबर, ये ड्यू डेट जो है वो 30 अक्टूबर थी, तो उसके बाद अपना जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की होगी, तो इस वजह से उनका नाम जो है वो ATL में नहीं आया। तो अब वो उनको क्या करना है, और कई लोग ऐसे होंगे कि जिनका ATL में लिस्ट में नाम नहीं आया, और उनका यहाँ पर डिक्लेरेशन में भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं है। तो जिनकी अभी तक रिटर्न ही सबमिट नहीं है, तो वो लोग सबसे पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करें, और सबमिटेड का जो उनका प्रूफ ये होगा कि वो चेक कैसे कर सकते हैं, कंप्लीटेड टास्क में आके डिक्लेरेशन में अगर उनकी ये इनकम टैक्स रिटर्न आ रही है, तो फिर वो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं आ रही तो वो पहले अपनी रिटर्न को सबमिट करेंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो है वो अपना ATL का चालान जो है वो बनाकर वो जमा करवाएंगे। 1000 रुपये का उन्होंने ATL का चालान जमा करवाना है। ATL का चालान आप कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल में आकर e.fbr.gov.pk, यहाँ पर e.fbr भी आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप e.fbr.gov.pk पूरा लिख लें तो इजीली आपको ये मिल जाएगा। ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली तो यहाँ पर जाकर आपने पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाकर आपने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपने सबसे पहले टैक्स ईयर को सिलेक्ट करना है 2023, और फिर CNIC को यहाँ से चूज़ करना है। इन ऑप्शंस में से CNIC हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने अपना जो है वो CNIC नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, ये CNIC नंबर मैंने एंटर कर दिया। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने टैब का जो बटन है ना वो प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, टैब। ठीक है, CNIC तो फिर ऑटोमेटिकली ये नाम आपका जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने खुद से नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपका ये नाम यहाँ पर नहीं आ रहा तो फिर आपने ये प्रोसेस जो है वो नहीं करना, बल्कि उस वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक आपका ये नाम यहाँ पर ना आए। कई लोग नई रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उनका नाम यहाँ पर नहीं आता, तो वो कोशिश करें कि उसको 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद चेक कर लें, तो उनका नाम यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। और जब आपका नाम यहाँ पर आएगा तब आपने इसको चालान को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये इसने यहाँ पर मेरा NTN जो है वो ऑटोमेटिकली फैच किया है। ठीक है, तो CNIC नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये पेमेंट नेचर है आपकी, पेमेंट नेचर में आपने मिसलेनियस सेलेक्ट करना है, MISC। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन जो है वो अनेबल हो जाएंगे। इसमें आपने ये टैक्स पेयर सेक्शन जो है, टैक्स पेमेंट सेक्शन जो है, इसको 182A सरचार्ज फॉर ATL आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने अब सिलेक्ट कर लिया। तो ये अभी लोड हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसने आपको एक रेड कलर नोटिफिकेशन दे दिया कि ये चालान जो है वो अब 2023 के लिए ही जमा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी आसानी के लिए है कि आप कोई गलत साल का चालान जो है वो जमा ना करवाएं, क्योंकि अब ATL लिस्ट जो है वो 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न की बेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उन्होंने जो है वो आपको नोट में एक चीज़ भी बता दी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये सारा डाटा आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, नाम, एड्रेस, ये वो ब्ला ब्ला। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, डायरेक्टली अमाउंट इन फिगर्स में आ जाना है और 1000 यहाँ पे लिखना है, और फिर अमाउंट इन वर्ड्स जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, और जब ये अमाउंट इन वर्ड्स खुद ब खुद यहाँ पर आएगी तो तब आपने इस चालान को कंटिन्यू करना है। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। फिर यहाँ पर ये आपके पास मोड जो है वो डिसेबल है, ये ADC का चालान ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने दोबारा से अमाउंट लिख देनी है 1000। फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लिख दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने इसको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका चालान जो है वो क्रिएट के बाद फिर आप इसको कंफर्म भी करेंगे। ठीक है, ये मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है अभी चालान क्रिएट हो चुका है। ये PSID मेरी जनरेट हो गई है, ये PSID नंबर है, आप इस चालान को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरा चालान जो है वो अभी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा PDF में। तो ये अभी PDF में डाउनलोड हो गया, ये चालान मेरे पास डाउनलोड, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, ये चालान अब आपका जो है वो बन चुका है। अब आपने इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए जो है मैं आपको आसान तरीका समझा देता हूँ। ये PSID नंबर होता है। ठीक है, ये चालान का नंबर होता है इसका। ठीक है, इसको आपने क्या करना होता है, किसी भी बैंकिंग ऐप से, इजी पैसा से, जैज़ कैश से जाकर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। कई लोग ऐसे हैं जो इसका प्रिंट लेके बैंक चले जाते हैं, तो बैंक में आपको ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप घर बैठे 2 मिनट में इसको पे कर सकते हैं और ये पे हो जाता है आसानी से। ठीक है, आपने क्या करना है, बैंकिंग ऐप ओपन करना है।
इजी या इजी पैसा ओपन करना है, उसमें बिल पेमेंट्स में जाना है। बिल पेमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं या एफबीआर का ऑप्शन मिलेगा, एफबीआर इनकम टैक्स या गवर्नमेंट टैक्स, इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। कोशिश करें कि एफबीआर का ऑप्शन ज़्यादातर बैंक्स में है, तो एफबीआर का ऑप्शन आपने ढूंढना है वहाँ पर बिल पेमेंट्स में। और जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपसे ये वाला पीएसआईडी नंबर मांगेगा। ये पीएसआईडी नंबर आपने वहाँ पर इंटर करना है। इंटर करेंगे तो बाकी सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बैंकिंग ऐप उसको फैच कर लेगा, यानी कि आपका नाम और उस चालान की अमाउंट, ठीक है, वो डाटा आपका ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा बैंकिंग ऐप में। ठीक है, आपने अपना नाम को वेरीफाई कर लेना है और अमाउंट को वेरीफाई कर लेना है और उसको पे कर देना है। ठीक है, जब आप उसको पे कर देंगे तो आपका स्टेटस जो है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। इसमें तकरीबन जो है वो आपका आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है। बाज़ औक़ात सिस्टम में मसाइल होते हैं तो काफ़ी दिन जो है वो लग जाते हैं जब तक सिस्टम का इशू रिज़ॉल्व नहीं होता। तो अगर सिस्टम में मसला है, एफबीआर के पोर्टल में मसला है, तो कई दिन लग सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एफबीआर का सिस्टम प्रॉपर चल रहा है तो आधे घंटे या घंटे के अंदर आपका ये स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। तो आप वापस जाकर अपना जो है वो एटीएल लिस्ट में दोबारा से ये प्रोसीजर करने के बाद अपना दोबारा से जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो फिर आपका ये स्टेटस भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो ये वाली लिस्ट है, एटीएल लिस्ट जो है, एक्सेल शीट में आपका नाम फिर भी नहीं आएगा। वो आपका नाम तब आएगा जब आप कमिंग मंडे जो भी होगा ना, जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे को मेरा स्टेटस लेट सपोज मैं एक्टिव करवाता हूँ, तो अभी भी मेरा इस एक्सेल शीट में नाम नहीं आएगा क्योंकि ये तो पुरानी लिस्ट है। अब ये लिस्ट अपडेट होगी दोबारा 1 मार्च वाले दिन। तो 1 मार्च को, सॉरी 1 मार्च कह रहा हूँ, मंडे वाले दिन, कमिंग मंडे जो भी होगा। अब ये जो कमिंग मंडे आ रहा है गालिबन उसको 4 तारीख बनेगी, 4 तारीख को ये लिस्ट जो है वो दोबारा अपडेट होगी। तो 4 तारीख को मेरा इस लिस्ट में भी, यानी कि इस एक्सेल शीट में भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ड्यूरिंग द वीक ये प्रोसेस करते हैं तो ये चीज़ आपने हमेशा से जहन में रखनी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें समझने वालों के लिए। और उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।